देखो, अपने आज स्टार्ट करते हैं ASP.NET। अब ASP.NET का मतलब आप लोगों को पता होगा कि एक्टिव सर्वर पेज। अब एक्टिव सर्वर पेज एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मगर आपने देखा होगा कि पीछे ASP.NET भी लगता है। तो ASP का और .NET दोनों का मतलब अलग अलग है, मगर इसको हम लोग ASP.NET इसलिए बोलते हैं कि एक्टिव सर्वर पेज विद .NET फ्रेमवर्क। तो डॉट नेट एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। जैसे अगर मैं 2011 की बात करूं, जब मैं पढ़ता था तभी हमारे सर हमको बोलते थे कि मोर देन 45,000 लाइब्रेरीज इसके अंदर है। तो अभी के टाइम पे तो कितने सारे वर्जन आ गए। तब हम लोग 2005 यूज करते थे, विजुअल स्टूडियो 2005। तब हमको बोला जाता था कि 45,000। तो अभी तो लैख के ऊपर गई होगी लाइब्रेरीज, बराबर ना, उसके ऊपर गई होगी। तो वो एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर वो लोग ने आपको सारे प्रीडिफाइंड कोड्स जनरेट करके दिए हुए हैं, सिर्फ आपको यूज करने रहते हैं। जैसे ही मैं आपको बोलूँ कि हम लोग जब क्रिएट न्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देते हैं कि आपको कैसी वेबसाइट क्रिएट करनी है। आपको वेबसाइट सिलेक्ट करनी है या आपको ब्लैंक पेज मतलब ब्लैंक वेबसाइट सिलेक्ट करना है। अगर आप ASP.NET वेबसाइट सिलेक्ट करते हो तो वो आपको मास्टर पेज बना के देता है पहले से, आपको वेब डॉट कॉन्फिग फाइल क्रिएट करके देता है। कभी आपने देखा है कि PHP में ये सब पूरा ऐसा जनरेट करके दिया हो? वहाँ पे हमको फोल्डर, बाद में फाइल, वो सब हमको खुद क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको पूरा जनरेट करके मिलता है। आपने देखा है उसके अंदर कि आप किसी भी कंट्रोल पे आप डबल क्लिक करते हो तो पीछे ऑटोमेटिक उसकी इवेंट जनरेट होके आ जाती है। या फिर आप जब भी कोई वेब फॉर्म लेते हो तो उसके अंदर फॉर्म टैग और बहुत सारी चीज लिखी हुई आ जाती है प्री डिफाइंड। वो सब क्या है? वो सारी चीज जो आप लोग देखते हो, वो सारा काम हमको .NET फ्रेमवर्क करके देता है। इसीलिए उसको हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं, और सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क इसी को बोलते हैं क्योंकि ये आपको सारी चीज बना के देता है। आपको सिर्फ वहां पर अपना खुद का लॉजिक लगाना रहता है। बाकी का कोड आपको .NET ही देगा और उसके अंदर आप अपना लॉजिक लगा के अपना प्रोडक्ट तैयार कर दो। तो हम लोग उस चीज को कैसे यहाँ पे यूज करेंगे तो हम लोग आज देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपकी कॉलेज के हिसाब से यहाँ पर मुझे विजुअल स्टूडियो 2010 यहाँ पे रखना जरूरी है। तो विजुअल स्टूडियो 2010 के अंदर देखो, मैं यहाँ पे फाइल में जाऊंगा, वहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा न्यू वेबसाइट। इस न्यू वेबसाइट के अंदर देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि आप कौन सा वाला यूज करोगे। मैं यहाँ पे एम्प्टी वेबसाइट इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे ज्यादा के कुछ पेज चाहिए नहीं। अगर मैं ये वाला पेज सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे कुछ पेज जनरेट करके देगा, वापस से उसको मुझे पीछे से उसको डिलीट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे एम्प्टी ही ले लेता हूँ, जिसके अंदर सिर्फ एक ही फाइल मेरे को मिलेगी, वेब डॉट कॉन्फिग। और वेब डॉट कॉन्फिग बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जब भी आप ASP.NET के ऊपर काम करते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे ही देता हूँ, जो भी नाम देना है, ट्यूसडे। मैंने ऐसा नाम दे दिया, ट्यूसडे प्रैक्टिस। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन एक्सपर्ट जैसा कुछ दिखेगा, क्योंकि वहीं पे आपकी वेबसाइट के रिलेटेड जितने भी आप फॉर्म्स तैयार करोगे वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे जैसे आपने आपकी नजर गई हो तो मैंने बोला था आपको कि वेब डॉट कॉन्फिग आता है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी उसने यहाँ पर इतना ही बताया है कि ये जो वेबसाइट है वो वेबसाइट .NET फ्रेमवर्क 4.0 पे चल रही है। अभी हाल में 4.8 चल रहा है, बराबर। और यहाँ पे ये कौन सा वाला फ्रेमवर्क यूज कर रहा है? 4.0। तो यहाँ पे सिर्फ अभी इतना सा ही बेसिक सा सेटिंग रखा हुआ है, फिर हम जैसे जैसे इसमें कुछ चीज ऐड करते जाएंगे तो वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग को हम लोग यहाँ पे रखते जाएंगे, जिससे हम लोग को आगे हमारा काम हो सके। ठीक है, तो देखो हम लोग जब यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे क्लिक करने से, राइट क्लिक करने से आपको मिलेगा ऐड न्यू आइटम। इस ऐड न्यू आइटम पे जाके यहाँ से आप एक वेब फॉर्म ले लो। देखो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग सी शार्प पे ही काम करो। भले आपकी कॉलेज में आपको VB लैंग्वेज पढ़ाते हैं, मगर मैं आपको इसलिए सी शार्प बोल रहा हूँ कि देखो आपके सिलेबस के अंदर दोनों चीज एप्लीकेबल है। आप चाहे सी शार्प यूज करो चाहे आप VB यूज करो। मगर सी शार्प इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप BCA के बाद अगर अपना फ्यूचर .NET पे लगाते हो तो उतना टाइम आपका बच जाएगा सी शार्प सीखने के लिए।
क्योंकि आपका बीसीए खत्म होने के बाद आपका हर एक टाइम बहुत कीमती रहेगा उस टाइम, क्योंकि आपको उस टाइम पे जॉब की प्रेशर रहेगी कि मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है, और उस टाइम पे आपको सारी चीज सीखनी होगी। तो अगर आपको एक छोटा सा शीशा वाला पार्ट भी अगर आता होगा तो उतना टाइम आपका बच जाएगा और आप आगे का सीखोगे। बराबर। बाकी वीबी आज के टाइम पे कोई कंपनी यूज नहीं करती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भले आपके कॉलेज के अंदर वीबी.नेट पे पढ़ाते हो, मगर आपको यहाँ पे या आपकी कॉलेज में भी आप करो तो शीशा पे ही करो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई पेज बिहाइंड कोड देखने वाला ही नहीं है। बराबर ना। आप सबको पता है कि दो तरीके के पेज यहाँ पे बनेंगे, एक सोर्स कोड और एक कौन सा वाला पेज बनेगा, पेज बिहाइंड। पेज बिहाइंड सोर्स कोड वही डिजाइन कोड है जिसमें HTML का सोर्स लिखा होगा, और पेज बिहाइंड कोड का मतलब कि वहां पे प्योरली शीशा का कोड होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग वेब फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वो दो फाइल जनरेट करके देता है, एक ASPX और एक ASPX.CS। अगर VB होता तो ASPX.VB लिखा हुआ होता, तो उसमें VB के रिलेटेड कोड होता। यहाँ पे मैं सी# लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ASP.NET.CS। CS का मतलब शीशा। तो देखो मैंने ये वेब फॉर्म को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं default.ASPX ही नाम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पेज बनाने वाला हूँ। हाँ, अगर मेरे पास मल्टीपल पेजेस होते तो मैं यहाँ पर एक नाम चेंज कर देता, क्योंकि आगे जाके अगर मेरे पास एक से ज्यादा पेज होने वाले थे तो मैं उसका प्रॉपर नाम देके उसको बनाता। फिलहाल एक ही पेज है तो मैं अभी उसको default.ASPX में दे रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ऐड करूंगा तो देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे आपको नीचे 3 पैनल देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे लिखा है डिजाइन, स्प्लिट और सोर्स। स्प्लिट मतलब कि आधा आपको डिजाइन दिखेगा और आधा आपको सोर्स कोड के साथ दिखेगा। मगर मैं तो आपको सलाह ही दूंगा कि भले आपकी कॉलेज में ऐसा बोल रहे हो कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मगर एज अ प्रोफेशनल ऐसा कभी मत करो। उसका एक मैं रीजन आपको बताऊंगा कि ये चीज आपको एग्जाम में पूरी प्रॉपर्टीज के साथ आपको टूल्स पूछेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन वैलिडेशन कंट्रोल, तो आपने समझो कि जो भी वैलिडेशन कंट्रोल लिए और आपने प्रॉपर्टीज में जाके वहां से आपने सारी प्रॉपर्टीज सेट कर दी। अब आपको लगता है आपको वो चीज याद रहेगी? याद कब रहेगी, जब आप मैन्युअली खुद लिखोगे। तो उस टाइम पे क्या है, आपका प्रैक्टिकल भी आपको सही से याद हो जाएगा और आप लोग थियोरी के लिए भी रेडी हो जाओगे, क्योंकि देखो थियोरी में जो भी पूछेंगे वो आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड ही पूछने वाले हैं। तो उस टाइम पे आप एग्जाम्पल में ये चीज लिखोगे, क्योंकि थियोरी कितने लाइन की होगी, 2 या 3 लाइन की होगी। प्रैक्टिकल आपको बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या है कि दूसरे लोग सोचने में रह जाएंगे कि क्या लिखूं क्या लिखूं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सी प्रॉपर्टीज किस में आती है, तो वो चीज आप लोगों के माइंड में रह जाएगी। आया समझ में? तो अभी तक आपने भले कॉलेज के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज की हो, मगर मैं आपको मना करूंगा कि आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप मत करो, उससे आपकी डिजाइन भी बिगड़ जाएगी अगर आप बूटस्ट्रैप के साथ यूज करोगे तो। आया समझ में? जिसको काम चलाना है तो काम चलाने के लिए तो वो उसको यूज कर सकता है। आपको कॉलेज में बोला भी होगा विदाउट अ सिंगल लाइन कोड, बराबर, ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप। मगर वो चीज क्या है, वो लोग उस चीज से छुटकारा पाने के लिए अगर वो आपको ऐसा बोल दे कि आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं ऐसे करो, तो उनको पता है कि वहां पर स्टूडेंट्स किसका सर खाएंगे, सर लोगों का। तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे कि आप ये चीज कर लो, तो उनके लिए भी सही रहेगा, आप लोगों को भी इसी चीज मिल गई। मगर मैं बोला आपको, अभी आप हार्ड वर्क करोगे तो इसका फायदा आपको बाद में मिलने वाला ही है। बराबर। तो देखो मैं पहले ही आपको बोला था कि हम लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी चीज करेंगे, उसको हम लोग विथ बूटस्ट्रैप ही करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक भी पेज, और मैं तो आपको ऐसा ही बोलूंगा कि आप जब एग्जाम में भी इसका प्रैक्टिकल आएगा, बराबर है, तो उस प्रैक्टिकल को भी आप बूटस्ट्रैप के साथ करो। तो क्या है कि दूसरे जो आपके कलीग्स जो होंगे क्लास वाले, तो वो जो क्लास वाले होंगे जो सिंपल सिंपल बनाएंगे, तो उनके सामने आपका वो लोग के सामने हाईलाइट दिखेगा कि बोलो देखो इसने कुछ ऐसा कुछ किया है। तो वो आपके ऊपर देखेगा, आपको सवाल करेगा, क्योंकि देखो
उसको भी होगा, ये कोई ने किया नहीं, इसने कैसे किया, ऑब्वियसली आपने खुद किया होगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको कि देखो मैंने यहाँ पे ये चीज यूज की है। जितना पूछेगा उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो फायदा किसका हुआ? मार्क्स के लिए भी हुआ, प्लस आपके फ्यूचर के लिए भी हुआ, क्योंकि ये चीज अगर आप कंटिन्यू करते हो तो वो आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, अभी मेरे को मंसूर दिखाएगा कि उसके पास बूटस्ट्रैप की फाइल कहाँ पर है। यहाँ पर देखो बूटस्ट्रैप का फाइल मैंने आगे यहाँ पर ये बनाया था, तो मैं देखो इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ पूरा बूटस्ट्रैप फोल्डर। बूटस्ट्रैप फोल्डर को यहाँ से कॉपी करके मैं कहाँ पे रख दे रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आके यहीं पर राइट क्लिक कर दो आपकी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो। देखो आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, इसको एक बार मैं यहाँ से हैंडल कर दूं। बूटस्ट्रैप में गया, सबसे पहली फाइल जो है वो है bootstrap.css को यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया, देखो हो गया। अब इसको ड्रैग करने के बाद दूसरी कौन सी फाइल है तो मैं उसको भी यहाँ पे ड्रैग कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे बूटस्ट्रैप वाला पार्ट भी सेट हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक क्लास सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये अगर बूटस्ट्रैप पाई है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कंटेनर का स्पेलिंग, कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, अब डिवीजन टैग आप लोगों को भी पता है कि इसके अंदर क्लास रो वापिस से डिवीजन टैग। ठीक है, क्लास इज इक्वल टू कॉल एमडी 12 नहीं लेंगे हम लोग, चलो हम लोग यहाँ पे 8 ले लेते हैं। 8 ऑफसेट, हाँ यहाँ पे ऑफसेट 2 भी लिख देते हैं हम लोग। ऑफसेट 2 मैं क्यों लिख रहा हूँ वो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज वहां पे मैंने जगह पे ये चीज यूज की हुई है। ऑफसेट मतलब कि वो 2 कॉलम को स्किप करके इसको दिखाएगा, और यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है कि अगर आप लोगों को पता हो कि पूरी रो में हम कितनी कॉलम ले सकते हैं 12, और मैंने यहाँ पे यूज कितनी की है 8। इसका मतलब कि अगर मैं उसमें से 8 माइनस करता हूँ तो बचती कितनी है 4। तो 4 को मैंने क्या कर दिया डिवाइड बाई 2 करके ऑफसेट 2 कर दिया। मुझे वो पीछे 2 वाले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोई मुझे बोला था कि बीच में लाने के लिए ऐसा ऑप्शन लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो आगे की उतनी कॉलम को स्किप करेगा, ये याद रखना, सेंटर में लाने के लिए नहीं। ये तो मैंने यहाँ पे मेरा लॉजिक लगाया कि ऐसा करूंगा तो मेरा सेंटर में आएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो मैंने वापिस से डिवीजन टैग ले लिया यहाँ पर। इस क्लास के अंदर मैंने क्या सेट कर दिया कार्ड। इस कार्ड को वापिस से मैं देखो यहाँ पर बना रहा हूँ, तो क्लास इज इक्वल टू, इसमें हम लोग टोटल कितने, ये उसके चिल्ड्रन क्लासेस है, कार्ड के अंदर ही ये यूज होंगे। कार्ड आइकन हेडर, ये हेडर सेट करने के लिए होता है। मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग ले लिया है, इस स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मुझे जो भी देना है मैं यहाँ पे दे दूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया पीजी प्राइमरी। इसको वाइड दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज कर दूंगा टेक्स्ट हाइफन। ये सब बूटस्ट्रैप के क्लास है जो आप लोग सेमेस्टर 3 में पढ़ चुके हो। ठीक है ना, तो अब इसके बाद वापिस से रिवीजन टैग आ गया। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कार्ड बॉडी, हो गया। अब देखो मैं फिर से यहाँ पर रो ले रहा हूँ। अब ये रो इसलिए ले रहा हूँ मैं, अगर मैं किसी भी कॉल ऑफसेट को यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ग्रिड स्ट्रक्चर को, तो उस ग्रिड स्ट्रक्चर के अंदर सपोज कि मैंने एक को लिया है कॉल 6 और दूसरे को भी कॉल 6 ले रहा हूँ, अगर विदाउट रो अगर मैं उसको यूज करूंगा तो दोनों कॉल 6 मेरा नीचे नीचे आएगा, बाजू बाजू में नहीं आएगा। दोनों मेरा 6 जो है वो न्यू लाइन में आएगा। अगर मेरे को बाजू में लाना हो फ्लोट, जिसको हम लोग फ्लोटिंग बोलते हैं, वो फ्लोटिंग का काम जब हम लोग रो रखेंगे तभी होगा। बराबर है, यहाँ पे रो रख दी मैंने। वापिस से यहाँ पर देखो मैंने ड्यू टैग लगा दिया है, यहाँ पर क्लास टैग। अब समझो कि मैं यहाँ पे अभी सपोज ले रहा हूँ
और MD12 और MB2, इसका मतलब मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसके नीचे भी और कंट्रोल्स में लेने वाला हूँ, तो वो वर्टिकली स्पेस देने के लिए, मार्जिन देने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे बी टेक करके ऐसा समझ लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया। अब टेक्स्ट बॉक्स में आऊंगा, अगर किसी को टेक्स्ट बॉक्स में ना आना हो तो भी चलता है, मगर इतना भी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको हार्ड यूज करना है। यहीं से आप पहले यहाँ पर कर्सर रखो, कर्सर रखने के बाद आप यहाँ से ले लो टेक्स्ट बॉक्स, आ गया। इसका नाम चेंज कर दो txt ओनली, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखो आपको CSS क्लास लिखना पड़ेगा, ये .NET कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी है। अगर फॉर्म होता फॉर्म इनपुट एलिमेंट तो उसमें तो हम डायरेक्ट क्लास लिखते थे, मगर यहाँ पे ASP.NET के अंदर हम लोग को अगर कोई बूटस्ट्रैप का क्लास सेट करना हो तो उसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा CSS क्लास। लिख दो आप यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा वैलिडेशन कंट्रोल भी, तो एक साथ ये पूरा वीडियो हमारा एकदम अच्छे से बन जाए कि हम उसको कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला जो यहाँ पर मैं जो वैलिडेशन कंट्रोल यूज करने वाला हूँ वो रिक्वायर्ड। देखो अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप लोग सेमेस्टर 3 के अंदर या सेमेस्टर 4 के अंदर आपको पूछा गया था कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ और उसको वैलिडेशन करो, तो आपको पता होगा कि आप बटन पे क्लिक करते थे तो पूरा आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर कोड लिखना पड़ता था कि पहले हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ती थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम लोग फिल करते थे, और बाद में नीचे हम लोग कंडीशन रखते थे इफ वैल्यू अगर डबल इक्वल टू नल होता है तो हम लोग मैसेज बॉक्स पास करते थे कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। कितनी लंबी प्रोसेस हो गई। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि ये जो फुल नेम लिखा है उसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है उसको कंट्रोल किसको करना है, क्योंकि देखो अभी मैंने सिर्फ रिक्वायर कर लिखा है, इसको बताना पड़ेगा कि मुझे कौन से कंट्रोल को कंट्रोल करना है। तो देखो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है कंट्रोल टू वैलिडेट, देख लिया। जितने भी यहाँ पर अभी मैं वैलिडेशन कंट्रोल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो सारे वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर ये फील्ड, ये जो प्रॉपर्टी है वो सबके लिए कॉमन होगी। आप जो भी यूज करोगे उसके अंदर आपको ये बात तो रखना ही पड़ेगा, बराबर भाई, पक्कू, बराबर ना। दूसरा तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर कलर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड कर दिया मैंने, तो वो क्या है कि ये जो लिखा हुआ आ रहा है एरर मैसेज, ये जो मैसेज है इसमें मुझे इतना बड़ा मैसेज शो नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर मैं लगा दूंगा एस्ट्रिक और रिक्वायर। हो गया इतना, कर दी ना भाई। आईडी चाल से આપણે चेंज करने कोई जरूर નથી, ये चाल से हो गया इतना। अब देखो इसके बाद वाले पार्ट में मैं क्या करता हूँ, वापस से मैं इसी चीज को नीचे कॉपी पेस्ट लगा दूंगा। अब आपको यहाँ पे जो देना हो आप दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया एड्रेस, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखने वाला हूँ, एड्रेस। तो ये जो लिखा है वही सेम आप यहाँ पे लिख दो। हो गया इतना, बस इतना है कि मेरे को इसको टेक्स्ट एरिया की तरह इसको बनाना हो तो यहाँ पर यूज होगा टेक्स्ट मोड इक्वल टू मल्टी लाइन। क्या आ गया, तो ये क्या है हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो मल्टी लाइन वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं लिखता तो सिंगल लाइन का रहता। फॉर्म कंट्रोल तो सेट करना ही है तो उसको तो मैं यहाँ पे छेड़ने वाला ही नहीं, वीडियो बने। वापिस से मैं इसी चीज को नीचे कॉपी पेस्ट लगाता हूँ, ये देखो। अब देखना यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सिटी। अगर सिटी यहाँ पे लेना हो, या चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने डायरेक्ट ले लिया पिन कोड। क्या लिया, अब देखना यहाँ पे txt क्या लिख दूंगा मैं, पिन कोड लिख दिया। अब इस पिन कोड के बाद ये सारा पार्ट मैंने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से इस पिन कोड को भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट लगा दिया मैंने। हो गया इतना काम, देख लो पक्का। अब इसके बाद का जो कोड है उस कोड को लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ डिजाइन में जाके डबल क्लिक कर दूंगा तो देखो इसने मुझे कहाँ पे लाके रख दिया है, पेज बिहाइंड कोड के ऊपर।
बराबर है। अब इस पेज बिहाइंड कोड जो है, उस कोड को हैंडल करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसके अंदर देखो मैंने कॉमा लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो नाम देना हो आप दे दो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल लोकेशंस इज इक्वल टू न्यू। ये जो कर रहा हूं मैं वापिस से इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से देंगे, या फिर दायरे का पैसे दे दो। बराबर, देखो ये इसको मैंने बताया कि मुझे इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे से मुझे यहाँ पर स्टोर कराना है। तो वापिस से देखो इसके अंदर मैंने इस तरीके से कर दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 392001। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा भरूच गुजरात। इनफ। ऐसा ही मुझे जितने भी मेरे पास हो उतना मैं इसके नीचे पेस्ट करता जाऊंगा। देख लो, दिखाइए, ये मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको जब एग्जाम के अंदर कोई फॉर्म पूछते हैं तो उस टाइम पे आप इस तरीके से अगर कुछ कोड एक्सटर्नल फैकल्टी को दिखाते हो तो वो समझ जाएंगे कि इसको आता है। वरना वहां पे लोग क्या काम करेंगे, चलो होता है ना, होने दो। हम लोग को वो लोग के जैसे नहीं दिखना है वहां पर। हम लोग को तो कुछ एक्स्ट्रा करके वहां पे दिखाना है कि हम उनको बताना चाहिए। क्योंकि देखो बाहर की जो फैकल्टी आई उनको ऐसा नहीं पता है ये टॉपर है ये दफोड़ है। वो वहां पर उसको होशियार तभी समझेंगे जब वो उस चीज को वहां पे कंप्लीट करके दिखाएगा। वहां पे आप देखना 80% स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेके फिनिश कर देंगे। और क्वेश्चन सबके अंदर कॉमन ही होगा कि आप लोगों को यहाँ पर इंसर्ट करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है। जैसे सेमेस्टर 4 के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था, सेम ऐसा ही इसके अंदर भी पूछेंगे। मगर मैंने बोला ऐसे कि सबका ही वहां पे हो सकता है, सबका हो जाए, मगर हम लोग को वहां पर ज्यादा मार्क्स लाने हो तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। તો ભાઈ એ બધું જ મેન્યુઅલી નહીં, આખા ડેટાબેઝ લોકો આપે છે, નેટ પર તને મળી જશે। આખી ડેટાબેઝ આવે છે, એ ડેટાબેઝ આખી તું લિંક કરીને મૂકી દેશે। મારી પાસે આખું ડેટાબેઝ છે, તું પિન કોડ જે બી zip કોડ મારે, ગૂગલ જ આપે છે, ગૂગલ જ આપે છે કે તું પિન કોડ માર, નીચે બધી ડિટેલ્સ આવી જશે। ઇવન આપણું તો કઈ નથી, zip કોડ મારશે ને યુકે નું તો તને ગલી હાથે બતાવશે કે કઈ દરેક ગલીનું zip કોડ અલગ અલગ। લંડન થઈ ગયું, આફ્રિકા થઈ ગયું, યુએસ થઈ ગયું, એ તો ખાલી આપણું ઇન્ડિયા બાંગ્લાદેશ એ જ એવું છે કે આખા ભરૂચ માટે સિંગલ, બાકી દરેક જગ્યા પર ગલી પ્રમાણે હોય કે આ પહેલી ગલી એનો zip કોડ अलग, બીજી ગલી એનો zip કોડ अलग। तो ऐसे ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं अभी 2-3 ही लिखूंगा, ज्यादा लिखने वाला नहीं हूँ। ये अंकलेश्वर हो गया, अभी और कुछ लिखना है इसके अंदर तो सूरत नो पिन कोड भी बोल दे चल तू હવે। तो बस तू जरा લખાવે છે હે, चलो चलो उमल्ला, बस तो ये मैंने ले लिया इतना, बस चलेगा। ये जो पार्ट है मेरा इसको मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, मगर इसका मतलब क्या कि जब भी आपका पेज लोड होगा उस टाइम पे ये वाला पार्ट भी आपका एवरी टाइम रिफ्रेश होता रहेगा। क्योंकि वो जब मैं आपको दिखाऊंगा ASP.NET लाइफ साइकिल, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज अ थियरी भी, और उसको हम अगर प्रैक्टिकल देखने जाए तो भी आगे हम चलाएंगे। मगर क्या है कि हमारे पास ऐसा टाइम होता नहीं कि जिसको मैं आपके सामने उस चीज को दिखा सकूं। मगर ये देखो यहाँ पे सिर्फ अभी मैंने 3 ही को लेके यहाँ पर ये सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया ऐसा कि अभी समझो सपोज मैंने यहाँ पे अगर ऐसा लिया होता कि मैं स्टेट सिलेक्ट करूँ, स्टेट के बाद सिटी सिलेक्ट करूँ, तो कितनी लंबी प्रोसेस हो गई।
इससे अच्छा है कि मेरे को अगर पिन कोड पता हो तो पिन कोड के हिसाब से पूरी डिटेल में नीचे ला सकता हूँ, बराबर है। तो इतना यूजर का टाइम बच गया। तो ये दिखाने के लिए भी मैं क्या करूंगा, इसके नीचे ऐसे ही सेम ये पार्ट को यहाँ पे कॉपी करके लगा दिया, और ये जो पार्ट है उसको रिमूव करके यहाँ पर मैं ले लूंगा एक लेबल, और उस लेबल को यहाँ पर एम्प्टी छोड़ दूंगा, इसलिए कि उसका कोई कंटेंट दिखे ना जब तक मैं उसमें कुछ रखूंगा। ठीक है, ये देख लो निकल गया, और इसका नाम भी मैं दे ही दूंगा LPL लोकेशन। हो गया। अगर मुझे इसकी इवेंट जनरेट करनी हो तो इसकी एक ही इवेंट यहाँ पर जनरेट हो सकती है, और वो है टेक्स्ट चेंज। कौन सी? अगर यहाँ से नहीं बनती है तो आप एक बार यहाँ से सिलेक्ट कर लो पूरा, देखो ये यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है, उसको सिलेक्ट करके इस प्रॉपर्टीज में आओ, इस इवेंट के अंदर चले जाओ आप, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट चेंज। आ गई। अब यहाँ पर हम लोग उस चीज को चेक कराएंगे। ठीक है, आ गया ये पार्ट। अगर मैं इसको टेक्स्ट चेंज पे चेक नहीं कराता तो इसको मैं दूसरी तरीके से भी चेक करा सकता हूँ, मगर यहाँ पर पहले मैं इससे ही चेक करवाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे कर दी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी इवेंट जो कॉल कराई है तो ये चीज हमको वहां पे चेक कराना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है। तो ये मुझे अब अबू बकर बोलेगा कि इसको मैं यूज कैसे करूंगा। फॉर इन i इज इक्वल टू 0, फिर i लेस देन, बोलने पर तो मैं लख लख करूँ छू, डॉट गेट लेंथ i प्लस प्लस भाई कहीं मिसिंग है, શું મિસિંગ છે हैं ऐसे। अबू बकर तो कहीं बोलतो જ નહીં યાર, બરાબર દેખાતો નથી અહીંયા તો દેખાય છે, આ નહીં અહીંયા જોઈ ले। हो गया ये। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हर एक की पोजीशन आपके सामने है, ये 0 पे है, ये 1 और ये 2। जब मेरे को यहाँ पर पता चल गया है तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे स्ट्रीम पिन कोड करके यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं पिन कोड की वैल्यू भी सेट करवा दे रहा हूँ। देखो हो गया इतना। अब यहाँ पे हमें ना एक वेरिएबल बनाएंगे बुलियन टाइप, जिसका नाम मैंने दे दिया इज फाउंड और फॉल्स। ये फॉल्स इसलिए दिया है कि अगर मेरे को मिलता है तो उस टाइम पे मेरा इज फाउंड हो जाएगा ट्रू। वो मुझे आगे कंडीशंस फॉर लूप खत्म होने के बाद मुझे उसको यूज करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशंस डाल के चेक करेंगे। इफ ये जो है लोकेशंस बराबर ऑफ आई, बराबर ना, ये क्या लिखते हैं यहाँ पे बोलो, मैं तो भूल गया, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है इसके अंदर है। ये अबू बकर के सिवाय किसी को पता नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं। आई ऑफ 0, अब ये बताए तो ठीक है, इसने तो मेरे को मना ही कर दिया कि ऐसे तो ये होगा ही नहीं काम। अब वो बताए तो ठीक है, बोलो भाई, बोलो बोलो। બોલો। એ છોકરો છે ને એને બધું આવડતું હતું, પણ એ પેલું સૈયારા પિક્ચર જોઈને આવ્યો ને ત્યાર પછી આવો થઈ ગયો છે। સૈયારા જોઈને આવ્યો ને એટલે ભૂલી ગયો। ચાલો જલ્દી, મેં તો મને તો ખબર નથી, મને તો યાદ જ નથી આ વસ્તુ। ચાલો ચાલો બોલો, અબુ બકર કઈ બોલે છે? હા ભાઈ બોલો। હે કોલ ઉપ થઈ ગઈ, તું આગળ બોલ ને ભાઈ। હા
ચોરસ બ્રેકેટમાં આવી ચાલો ચાલો ભાઈ જો બોલો બોલો ચાલો એકવાર તાલીઓ થઈ જાય આપણા અબુ બકર માટે કે આ મળે છે આ વસ્તુ ચાલો બહુ જ ચાલો કેમ કે આ વસ્તુ અટીકે બી કહી દીધી અને મંસૂરે બી કહી દીધી આ વસ્તુ તો મેં તને એટલા દે કે પૂછી કે ભાઈ તને પૂછવા દે એટલે તું તે દિવસે પિક્ચર જોઈને આવ્યો ચાલો થઈ ગયો આ वीडियो स्टार्ट है भाई तो आ वस्तु सर्च कर से देखो यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट इस तरीके से पास किए हुए हैं ये मेरा रो हो गई रो और ये कॉलम है इसको हम बोलेंगे रो 3 रो है और 3 कॉलम है यहाँ पे जैसे आपने देखा कि मैं तो सिर्फ पिन कोड ही वहां से ला रहा हूँ तो उस पिन कोड को ही चेक करवाऊंगा ना मैं तो वो 0 पोजीशन पे है और ये आ गया यहाँ पर अब क्या करता हूं मैं lbl लोकेशन डॉट टेक्स्ट के अंदर मुझे उसको सेट करवाना है तो सेट कैसे करवाऊंगा तो ये जो लोकेशन है उसको मैंने यहां से कॉपी किया पेस्ट लगा के सबसे पहले cd आ गया यहाँ पर मैंने उसको कॉन्केट करके एक कॉमा देके वापस से लोकेशन में यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने और साथ में यहाँ पर जो इस फाउंड करके था उसको मैंने क्या कर दिया ठीक है वैल्यू भी दे दी अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इस फाउंड अगर होता है क्योंकि वो बुलियन वैल्यू है इसलिए मैं देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू भी नहीं दे रहा हूँ चेक कराने के लिए अगर ट्रू होगा तो आगे काम होगा नहीं होगा तो नहीं होगा वो बराबर है तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये वैल्यू जो मैंने सेट की हुई है उसको चेक करने के लिए बराबर ना तो ये हमने जो लिखा हुआ था लेबल वो लेबल अगर फाउंड होता है तो कुछ नहीं तो उसका मैं यहाँ पे 4 कलर भी सेट कर देता हूँ भले ये नहीं आ रहा है तो उसको मैं यहाँ पे कलर डॉट ब्लैक ही रखूंगा हो गया इसको मैं वापस से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट लगा दूंगा अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे रेड और दूसरा कि मुझे उसका अगर मैसेज सेट करना हो तो क्या बोलूंगा नॉट अब ये कोड तो समझ में आया ना मैंने जो किया वो कोई बात नहीं वीडियो तो बन ही रहा है देख लेना इसको तो ये जो मैंने यहाँ पे सेट किया इसको बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे ठीक है तो अब हम जब इसको रन करेंगे तो रन करने के टाइम पे मेरे को इतना ही पता चलना चाहिए कि जैसे ही मैं पिन कोड से टैप करता हूँ मीन्स ऑन ब्लर उसको यहाँ पे हम बोलेंगे टेक्स्ट यूज तो उसको हम यूज यहाँ पे कैसे करेंगे तो आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने टेक्स्ट इवेंट रखी है फिर भी मेरा वो कोड काम नहीं करने वाला क्यों काम नहीं करने वाला वो मंसूर को पता है कि वो काम क्यों नहीं करेगा अब जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 392001 देखो टैप किया नीचे का कोड काम ही नहीं कर रहा है तो ये चीज मैंने आगे भी मंसूर लोगों को बताया था देखा इसीलिए मुझे वापस से चीज चलानी पड़ी कोई बात नहीं देखो इसको चलाने के लिए एक चीज यहाँ पर मुझे डालनी पड़ती है वो है ऑटो क्लोज बैक ये आप लोग याद रखो अगर ऑटो क्लोज बैक चीज अगर आप भूल जाते हो तो ASP.NET आपके काम की चीज ही नहीं है जैसे हम लोग PHP में इस सेट से वैल्यू चेक कराते हैं वैसे यहाँ पर हर एक कंट्रोल की इवेंट्स होती है उस इवेंट के बेस पे अगर आपको कुछ कराना हो तो उसके लिए मुझे ऑटो क्लोज बैक को ट्रू कराना पड़ेगा अभी हम जब इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे इसी पार्ट को आइए अभी मैं ऐसा पिन कोड लिखता हूं जो अंदर एग्जिस्ट ही नहीं होगा ये तो एरर ले आया ये क्या हुआ अब वो आउट यू भाई आते एरर आप ही दीदी મને ભાઈ આને તે પેટલોડ ઇવેન્ટમાં લખ્યો છે જો તો એને પેટલોડમાં લખીશ તો એ કામ નહીં કરે बोलो चलो -1 करके देखता हूं
क्या आउटपुट आता है, मेरे को तो आउटपुट देखने से ही मतलब है। अब वो आ तो कोई एरर आ तो कहीं छेड़ नहीं आनी पाया, वो क्या जातो तू बोल भाई, बोल कहीं बोल। देखो यहाँ पे आई पास किया हुआ था, हालांकि आई तो यहाँ पे इनिशियलाइज ही हुआ है, बराबर, इसलिए वो एरर यहाँ पे दे रहा था। यहाँ पे हमको जीरो पास कर देना है। जीरो का मतलब कि वो पहली रो को ही देखेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमा नहीं कर रहा हूँ, बराबर। अगर कॉमा देता तो उसका मतलब मैं फिर उस कॉलम की लेंथ को मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो ये जो किया है, वापस से हम एक बार इसको सर्च करके देख लेते हैं कि ये चीज काम करती है कि नहीं, क्योंकि ये जो लॉजिक है वो अबू बकर ने ही मेरे को सिखाया था, इसीलिए मैं ज्यादा उसको पूछ रहा हूँ। ये टैप करता हूँ, देखो आ गया नीचे, बराबर है। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 6 7 ऐसा कुछ लिखता हूँ तो नॉट फाउंड आ गया, बराबर है। तो ये जो कोड हमने जो लिखा है, ये इससे क्या आपका फायदा हो गया कि आपको भरूच और गुजरात उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ पिन कोड लिखता था, तो पिन कोड से मेरा काम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये तो हो गया है। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चीज इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर लूंगा। उसके लिए इसी पिन कोड को इसके नीचे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। हो गया ये। अब इस पिन कोड की जगह पे समझो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है कॉन्टेक्ट नंबर। ये टैक्स चेंज इवेंट मेरे को यहाँ पे जरूर नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया है। इस ऑटो पोस्टबैक की जरूर नहीं है, तो मैं उसको यहाँ से निकाल दूंगा। यहाँ पर देखो मैंने ले लिया कॉन्टेक्ट नंबर, हो गया ये। अब ये txt कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब रिक्वायर फील्ड में भी मेरे को यही सेट करना पड़ेगा। हो गया सेट। अब ये सेट होने के बाद एक और वैलिडेशन कंट्रोल में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। क्या बोलेंगे? आपने शायद जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड किया होगा कि हमको कॉन्टेक्ट नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, भले फिर हम लोग उस 10 के अंदर अगर एबीसीडी भी डालते हैं तो वो आपको दिखाया कि ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर गलत। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे ऐसा लिखा था कि स्लैश कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमने 10 पास किया था, या स्लैश डी करके हम लोग 10 पास कर रहे थे, जिससे हमको पता चल रहा था कि यहाँ पे सिर्फ हमको 10 डिजिट ही एक्सेप्ट करवाने हैं, बराबर। तो ऐसे वैलिडेशंस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर अगर किसी प्रोजेक्ट पे भी काम करते हो तो उसको आप पान कार्ड नंबर को भी चेक कराने के लिए इसको यूज कर सकते हो, जीएसटी नंबर को भी चेक कराने के लिए यूज कर सकते हो, बैंक का नंबर भी आप चेक करवा सकते हो उससे, आप इवन की इसके लाइसेंस नंबर भी। बस इसमें जरूरी क्या है, जो उसकी रिजेक्ट जो होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, जो आप लोगों ने बताया कि स्लैश डी ब्रेसिस के अंदर अगर मैं जैसे 10 पास करता हूँ, वैसा हर एक चीज के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन तैयार होता है। व्हीकल नंबर के लिए अलग होता है। तो ऐसे कुछ वैलिडेशन रखने के लिए हम लोग को कौन सा कंट्रोल यूज करना पड़ेगा? वैलिडेशन, हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक कंट्रोलर के अंदर एक चीज आपकी कॉमन होगी, वो कौन सी होगी? कंट्रोल टू वैलिडेट। ये तो होगी ही, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर का एक्सप्रेशन, बराबर। तो उसको सेट करने के लिए देखो, फिलहाल तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर भी क्लिक कर दिया, और फिर प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। इस प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपको दिखेगा वैलिडेशन एक्सप्रेशन, दिखा है। तो वैलिडेशन एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे जाऊंगा, वहां पर मुझे कोई फोन नंबर का मिलने वाला नहीं है, मगर उसको मुझे बनाना पड़ेगा। जैसे ये फ्रेंच पोस्टल कोड है। अब इस फ्रेंच पोस्टल कोड में क्या बोला कि 5 डिजिट का होना चाहिए, मैं 5 की जगह पे 10 कर दूंगा। अब मैं जहाँ पे ओके किया तो देखो सेट हो गया, यहाँ पर हो गया ना ये सेट। अभी है, हाँ, સ્લેશ ડી નો ડિજિટ, અને કેટલા ડિજિટ એ બી આપણે કહી દીધું કે 10 ડિજિટ તો જોઈએ જ, બરાબર। आया समझ में?
तो आप किसी भी वैलिडेशन कंट्रोल का यूज करो, आपके लिए कंपलसरी कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, कंट्रोल टू वैलिडेट। उसके बाद अगर रेगुलर एक्सप्रेशन होता है तो उसके अंदर मुझे कौन सा एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, वैलिडेशन एक्सप्रेशन। इसमें आप ईमेल भी सेट करवा सकते हो। यहाँ पे आप अगर मानो कोई किसी को पासवर्ड ऐसा सेट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना हो, जैसे पासवर्ड के अंदर 7 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए। तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी बनाना चाहो तो उसका भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन, अभी चैट जीपीटी का जमाना चल रहा है, आप उसको बोल लो कि मुझे ऐसा कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दे जिसको मैं यहाँ पे सेट कर सकूँ। तो फिर आप जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आप पासवर्ड एंटर करने की बात करोगे, जब तक उसके रिलेटेड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बना लेते तब तक वो आपको वो एरर देता ही जाएगा। अगर किसी के प्रोजेक्ट के अंदर जीएसटी नंबर रहता है तो आप जीएसटी का भी आप वहाँ पे वैलिडेशन अगर सेट करते हो, अगर वहाँ पे आप उसका फॉर्मेट गलत तरीके से लिखते हो तो वो भी आपको वहाँ पे एरर दिखा देगा कि आपने जो जीएसटी नंबर लिखा है उसका फॉर्मेट गलत है। ऐसा ही सेम आप लाइसेंस नंबर का भी कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी है, व्हीकल नंबर हो गया, बराबर है। तो आप किसी का भी बस यहाँ पे जैसे ये वैलिडेट एक्सप्रेशन जो लिखा है वहां पे उसका पार्ट आ जाएगा, बराबर। तो सभी चीज के लिए यहाँ पे कौन सा वाला यूज होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है, ये जो एरर मैसेज है यहाँ पे मैं लिख दूंगा शुड बी 10 डिजिट, चलेगा ना इतना। इसको एक बार यहाँ पे हम लोग रन कर लेते हैं। इसको रन किया, यहाँ पे हम कुछ भी डाल दो, आया ना शुड बी 10 डिजिट, आ रहा है ना। उसको हम कलर चेंज कर देंगे तो वो अपने हिसाब से उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन था उसके अंदर यहाँ पे 4 कलर कौन सा हम लोग सेट कर देंगे, रेड। देखो अभी आपको कैसा समझ में आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी आती है। तो एग्जाम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप किसी भी ASP.NET के पेपर को देख लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वैसे में क्या है कि अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वो क्वेश्चन को, और आप खुद अटेम्प्ट करके चले आओगे इसको। इसलिए आप कभी भी ASP.NET के अंदर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करने बैठो तो कभी भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है। आपको ऐसे ही लिखो, तो इससे क्या आपकी प्रॉपर्टी भी याद रहेगी, एग्जाम में आपको लिखने का भी इजी रहेगा, आप एग्जाम्पल में अच्छे अच्छे इस तरीके से कोड लिख सकोगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सेट किया है। अभी एक चीज और आपने नोटिस की हो, तो ये तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, बिल्कुल इसके बाजू में आना चाहिए। ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे हमारा रिक्वायर है, उसके बाजू में यहाँ पे शुड बी 10 डिजिट आ रहा है। तो मुझे तो ये चीज यहीं पे दिखनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे डिस्प्ले डायनामिक। क्या बोलेंगे, तो उसको हमको दोनों के अंदर यूज कर लेना है। ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब किसी कंट्रोल एक से ज्यादा वैलिडेशन कंट्रोल को यूज करता हो। तो दोनों में देखो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले डायनामिक लिख दिया है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी आप देखना यहाँ पर जो भी कुछ लिखूंगा ना वो चीज वहीं पे आएगी। देखा, जो चीज यहाँ पर दिख रही थी और वो यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि मैंने वहां पे क्या कर दिया, उसको डिस्प्ले डायनामिक प्रॉपर्टी वहां पे सेट कर दी है मैंने। अब देखो यहाँ से वापिस से निकाल लिया तो वहां पे रिक्वायर आ गया, बराबर है इतना। ऐसा ही सेम आप चाहो तो आप उसको यहाँ पर, मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको 4 बना दे रहा हूँ, वापिस से मैं इसी चीज को कॉपी करके इसके नीचे ही मैं पेस्ट कर दूंगा और इसका नाम मैं दे दूंगा ईमेल। क्या दे दिया, ईमेल। ईमेल दिया है तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है मेरा, इसका नाम भी मैंने क्या दे दिया, txt email। जब यहाँ पे txt email दे रहा हूँ तो ये जो कंट्रोल टू वैलिडेट है रिक्वायर का, वहां पे भी मैंने इसको सेट कर दिया। साथ में मुझे कहाँ पे इसको सेट करना है, यहाँ पर, दोनों जगह पे मैंने सेट कर दिया। अभी चेंज क्या करना रहेगा, रेगुलर। इसको वापस से देखो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया पूरा सिलेक्ट करके। अब मैं प्रॉपर्टीज में गया, आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो यहाँ से मिल जाएगी, मगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जैसे मैंने बोला ना, वो आपको जीएसटी नंबर हो गया, बैंक नंबर हो गया, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको इंटरनेट से ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पर नीचे अगर मैं जाता हूँ तो आपको यहाँ पर इंटरनेट ईमेल एड्रेस करके भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, इंटरनेट ईमेल एड्रेस। अब ये हमको जो दिखाएगा,
अब क्या ये हमको याद रहेगा? ये थर्ड सेमिस्टर में अबू बकर याद करता था ये चीज, मैंने बोला भाई ये याद होती है, ये वाला पार्ट। तो ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब जब इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो अगर हम कुछ भी गलत ईमेल डालेंगे यहाँ पर, तो वो हमको मैसेज चेंज करना है। सिर्फ क्या लिख देंगे, शुड बी 10 डिजिट की जगह पे इनवैलिड ईमेल, बराबर ना? क्या लिख दिया, इनवैलिड मेल, हो गया ना? इसको मैं सेट कर दूंगा 8, क्योंकि मेरे को पता है कि कांटेक्ट नंबर तो 10 डिजिट से ज्यादा आने वाला नहीं है, मगर ईमेल का मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए मैंने ईमेल को भरा रखा है। अब सबको टेक्स्ट बॉक्स तो दिखते हैं कि पूरा व्हाइट व्हाइट ही दिख रहा है। चलो अगर व्हाइट व्हाइट दिखता हो तो मैं ऊपर जाके उसकी बॉर्डर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो देखो यहाँ पर मैं एक स्टाइल बना देता हूँ। यहाँ पर इस स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया कि जहां पर भी अगर फॉर्म कंट्रोल हो वहां पर बॉर्डर 1px सॉलिड, आप जो बोलो वो मैं रख दूंगा, ठीक है? चलो मैं ब्लू इसलिए रख रहा हूँ कि उसको सब देख सके, बराबर ना? हुआ। अभी हम यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे। अभी दिख रहा है सबको? मैंने बॉर्डर इसकी चेंज कर दी। हुआ ये? पक्का समझ में आया ये जो किया वो मैंने? तो मैंने यहाँ पर ये चीज जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको मैंने कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आपको सेट करके दिखाया। इवन वही चीज मैं यहाँ पर भी सेट कर सकता था, पिन कोड, क्योंकि पिन कोड 6 डिजिट का ही होता है। तो वहां पे भी ऑब्वियसली ये चीज लगा सकता था। जो वहां पे 10 लिखा था, 10 की जगह पे 6 लिख दूंगा। तो 6 लिखने से क्या होगा, वो 6 डिजिट मांगेगा ही मेरे पास। और उसी चीज को मैं अंदर भी चेक करवा सकता था। कहाँ पर? यहाँ पर ये जो कोड हमारा है इसको मैं यहाँ पर चेक करवा सकता था। इफ पिन कोड डॉट लैंड डबल इक्वल्स टू 6, अगर 6 हो तभी ये कोड मेरा काम करना चाहिए, वरना काम नहीं करना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया। अगर नहीं होता है तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि जो भी कुछ लेबल में लिखा हो वो मेरा क्या हो जाए, ब्लैक का ब्लैक ही रहने देना है, और यहाँ पे उसमें कुछ भी लिखा हो वो मेरा क्या हो जाए, एम्प्टी। ये वाला पार्ट भी वापस से मैं कॉपी करके इसके नीचे ही रख दूंगा। तो अगर वो 3920 लिख के निकल जाता है तो इसका मतलब कि मैं उसको बोल दूंगा कि भाई तेरा जो पार्ट लिखा है पिन कोड का वो तूने गलत लिखा होगा। हो गया इतना? इसमें कुछ डाउट है? तो मैंने अभी आपको कौन कौन से दिखाए? बराबर, एक मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड दिखाया आपको और एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिखाया। अब यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं रेंज वैलिडेटर। किसको यूज करेंगे? अब रेंज वैलिडेटर के लिए देखो यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में ना मैं ऐसा समझो कि यहाँ पर यूज करूंगा, जैसे अभी वो जो फॉर्म नहीं आते वो आरटीई फॉर्म, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग क्राइटेरिया दिखाई देते हैं कि जो बच्चे ये साल से ये साल में पैदा हुए होंगे उनके लिए ही ये फॉर्म है। आपने देखा होगा ऐसा वो लोग बोलते हैं, जो लोग आरटीई में फॉर्म भरते हैं उसके लिए। तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ पर कुछ सेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दे दिया txt dob, तो ऑब्वियसली रिक्वायर फील्ड में भी मेरे को इसको सेट करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर से टूल बॉक्स से अब मैं कौन सा वाला लेने वाला हूँ, रेंज वैलिडेटर। देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं फॉर कलर तो इसका रेड कर ही दूंगा, क्योंकि वो चीज़ मेरी लाल में दिखनी चाहिए। और दूसरी जो कंपल्सरी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, कंट्रोल टू वैलिडेट। हो गया इतना? अब इसके बाद मैंने बोला आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है, और दूसरा हम यहाँ पे क्या सेट करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। हो गया इतना? अब इसके अंदर है ना हम लोग को वैल्यू सेट करनी है। तो वैल्यू समझो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा कब आता है, जब 6 साल का हो।
6 साल का हो, तो 6 साल का इसका मतलब कि 2019 में अगर जो लड़का पैदा हुआ होगा वो अभी 6 साल का होगा और उसी को आरटीई में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। बराबर, ये तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। वो क्या होगा, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे ऐसी कंडीशन सेट करनी है जिससे आप लोगों को पता चले कि ये चीज ऐसे काम करती है। तो सपोज कि मैं मैक्सिमम के अंदर डाल रहा हूँ 2019, यहाँ पे मैंने 12 लिखा और 01, या फिर 31 लिखता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम है ना ये। अब देखो आपने बोला होगा कि ये क्यों ईयर लिखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एएसपी में यही फॉर्मेट चलती है, वाई 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 हाइफन एम एम हाइफन डी डी। बराबर, तो उसी की तरह मैं यहाँ पे इसको डाल रहा हूँ और फिर यहाँ पे वही चीज અહીંયા આવશે ને ભાઈ, અહીંયા આવશે, મિનિમમમાં આવશે ને। અગર કોઈ 31 ડિસેમ્બર 2018 બી સિલેક્ટ કરે તો અહીંયા આવું ના જોઈએ, કેમ કે મેં ફક્ત એટલું જ કીધું કે 2019ના વર્ષમાં જે પેદા થયું હોય છોકરું એને જ એડમિશન મળશે, કેમ કે એ જ ખાલી 6 વર્ષનું હશે। એટલે મેં અંદર એવી કન્ડિશન સેટ કરી છે, બીજા કોઈ નહીં। तो અહીંયા આ વસ્તુ સેટ કર્યા પછી यहाँ पे देखो अभी मैं टेक्स्ट मोड सेट करता हूँ। इस टेक्स्ट मोड के अंदर मैंने क्या ले लिया, डेट। अब जब हम इसको रन करेंगे वापस से एक बार मैं इसको रिफ्रेश भी कर लूंगा, देखो डेट आ गई। अब यहाँ पर मैं किसी भी डेट को सिलेक्ट करूंगा तो वो मुझे रेंज वैलिडेटर देने वाला ही है, और ये साइड पे इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर मुझे डिस्प्ले डायनामिक सेट करना बाकी है। तो देखो यहाँ पे हम आएंगे, डिस्प्ले इज इक्वल टू डायनामिक तो हम लिखेंगे ही, साथ में उसका मैसेज भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ओनली टू 2019 बट खाली कंपनों ने इस तरीके से लिख दिया है। तो ये जो एरर है वो एरर मेरी तभी जाएगी जब मैं 2019 के वक्त की मैं डेट लगाऊंगा। अब चलो यहाँ पर अगर मुझे डेट सेट करनी है तो फिर मुझे यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, 2019 में 19 में आगे किसी भी डेट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, गई, चला गया ना। तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन। कौन सा वाला, डेट। अब कोई ऐसा ना समझे कि ये चीज सिर्फ डेट के लिए ही है। अब सपोज आप कुछ प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे डाल रहे हो इस चीज को, तो उसमें एक्सपायरी तो चलो ठीक है। अब समझो आप यहाँ पे डिस्काउंट सेट कर दो। अब आपको भी पता है कि डिस्काउंट के अंदर 0 से 100 के बीच में ही होगा। अगर 100 के ऊपर गया तो इसका मतलब आप उसको प्रोडक्ट फ्री में तो दे ही रहे हो, साथ में उसको पैसे भी दे रहे हो, बराबर है। तो हम वहां पे ऐसा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 100, हम ऐसा कर सकते हैं। साथ में वही चीज अगर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट करते हो, उसमें अगर मार्क्स डालने की बात करते हो तो आप वहां पे ऐसा सेट कर सकते हो कि आप 50 के ऊपर मार्क्स नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 50 मार्क्स की एग्जाम हो तो उसके अंदर मैं 60 डालूं तो क्या वैलिड है, बराबर। तो हम उस टाइम पे इस रेंज वैलिडेटर को यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप वहां पे किस टाइम पे किसको यूज कर रहे हो। ये तो मैंने आपको वैलिडेशन यहाँ पे सेट करके दिखाया। ऐसे ही आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे इसको सेट करोगे तो वो ऑटोमेटिक रेंज वैलिडेटर आपका काम करता हो जाएगा। आया समझ में, पक्का, ठीक है। अब इसके बाद वाला कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं, वो तो एकदम इजी है और वो है कंपेयर वैलिडेटर। कौन सा है, अब कंपेयर वैलिडेटर नाम से ही पता चल रहा है कि वो दो टेक्स्ट बॉक्स या दो कंट्रोल की वैल्यूज को मैच करने के लिए यूज होता है। ऑब्वियसली उसके लिए तो हम बोल देंगे पासवर्ड और रीराइट पासवर्ड, वही चीज कॉमन है, तो उसको भी हम लोग चलो यहाँ पे यूज कर ही लेते हैं। तो एक टेक्स्ट बॉक्स वाले पार्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया है और उसी को बिल्कुल नीचे 2 बार में उसको कॉपी पेस्ट लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा है, यहाँ पे आप 6 लिख दो, यहाँ पर भी आप 6 लिख दो और यहाँ पे आप लिखेंगे txt पासवर्ड, और टेक्स्ट मोड जो है वो मुझे यहाँ पर सेट करना पड़ेगा पासवर्ड, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे txt कन्फर्म। इधर हम लोग वापस से टेक्स्ट मोड सेट करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है पासवर्ड, इसको हम लोग लिख देंगे
कंफर्म, बराबर है। वापिस से हम लोग ये जो कंट्रोल टू वैलिडेट है उसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इसको मैं सबसे पहले कर देता हूँ डिस्प्ले इज इक्वल टू डायनामिक, और डायनामिक करने के बाद यहाँ से मैं कंपेयर वैलिडेटर को यहाँ से जैसे ही ले रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे कौन सी फील्ड वहां पे रखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी कंट्रोल टू वैलिडेट। इसके बाद जो वाला है उसको हम बोलेंगे कंट्रोल टू कंपेयर। कौन से कंट्रोल के साथ इसको हमको कंपेयर करना है, तो इसी पार्ट को हम लोग यहाँ पर नीचे पेस्ट लगा देंगे, तो वो एवरी टाइम उसको ही चेक करता रहेगा। और हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से हमको कुछ भी मैसेज सेट करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉट मैच, और दूसरा यहाँ पर मुझे क्या क्या सेट कर देना है, एक तो हो गया डिस्प्ले डायनामिक, और इसका जो फोर कलर है उसको मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज जो हमने ली है उसको हम लोग यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके भी देख लेंगे कि क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिख रहा हूँ और 1 2 3 लिख रहा हूँ तो देखो नॉट मैच यहाँ पे आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, कंपेयर, ठीक है। आया समझ में? तो देखो आपने रिक्वायर भी देखा, आपने रेगुलर एक्सप्रेशन भी देखा, आपने रेंज भी देखा, आपने कंपेयर भी देखा। अभी जो आपका पांचवा जो कंट्रोल है वो ऐसा वैलिडेशन कंट्रोल है जिससे आपका वो चारों से काम ना बन रहा होगा, उसको हम बोलेंगे कस्टम। कस्टम मतलब वो वीडियो गेम वाला नहीं, बराबर। कस्टम वैलिडेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एक चीज बोलूं कि कॉन्टेक्ट नंबर, आपने डेटाबेस के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर डाला है और आप यहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया सेट कर रहे हो कि अगर किसी ने कॉन्टेक्ट नंबर डाला है, डेटाबेस में ऑलरेडी इंसर्ट है, तो आप कस्टम वैलिडेशन से वहां पे डिस्प्ले करा सकते हो कि दिस कॉन्टेक्ट नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वैसे टाइम पे क्या है कि आपके चारों चार वैलिडेशन वहां पे काम नहीं लगने वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस का काम आ गया, तो इसके लिए मुझे सर्वर पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कस्टम वैलिडेशन जो है वो आपका काम कहाँ पे करेगा, क्लाइंट साइड नहीं करेगा। अभी तक आपने जो भी देखा वो क्लाइंट साइड ही काम कर रहा था, मगर ये आपका कब काम करेगा, जब आपके चारों चार वैलिडेशन आपने कहीं पे भी यूज किए होंगे वो एक बार फुलफिल होंगे, उसके बाद ही वो आपका एग्जीक्यूट होगा। उस टाइम पे आपको वो चीज नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? उसका रीजन ये है कि आपका पेज तभी सर्वर पे जाएगा जब आपके चारों चार वैलिडेशन आपने जहाँ पे यूज किए होंगे वो प्रॉपर फुलफिल होंगे, तब तब तक ये आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि कस्टम वैलिडेशन कहाँ पे रन होता है, सर्वर पे। आया समझ में? तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए भी देखो मैं एक पासवर्ड वाला पार्ट पूरा नीचे कॉपी पेस्ट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे समझो कि मैंने ले लिया फोटो। क्या ले लिया? फोटो। तो फोटो के लिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेने वाला, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे यहाँ पे मैं ले लूंगा फाइल कंटेंट। ये जो फाइल अपलोड है इसका नाम भी मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, FUP फोटो कर दिया है मैंने। अब इस FUP फोटो को यहाँ पर टेक्स्ट मोड जो पे जो था कंट्रोल टू वैलिड उसको भी चेंज कर दिया, प्लस मैंने यहाँ पे CSS क्लास भी सेट कर रहा हूँ, तो उसका सेट यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, फॉर्म कंट्रोल। हो गया इतना। अब जब हम इसको रन करेंगे तो वो डिजाइन में तो आ ही जाएगा, यहाँ पर देखो आ गया। अब उस चीज को भी फुलफिल करने के लिए मैंने जैसे बोला आपको, यहाँ पे कौन सा वाला हमको कंट्रोल देना है, कस्टम, और यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ ओनली इमेज फाइल। यहाँ पे हम लोग इसको डिस्प्ले डायनामिक भी कर देते हैं, तो डिस्प्ले इज इक्वल टू डायनामिक यहाँ पे जैसे कर रहा हूँ वैसे ही सेम यहाँ पर भी कर रहा हूँ। इसका फोर कलर आप लोग रेड कर दो, क्योंकि वहां पे हमको उसका कलर क्या चाहिए, रेड चाहिए। हो गया इतना काम। अब उसके बाद ये जो कस्टम वैलिडेटर है उसकी भी एक इवेंट हमको यहाँ पे जनरेट करानी है, जिसको हम बोलेंगे सर्वर वैलिडेट। क्या बोलेंगे? क्योंकि इसी के अंदर आपका कोड होने वाला है, ठीक है। तो ये जो मैंने किया है उसके लिए आप देखना यहाँ पर मैं क्या करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर, कि यहाँ पर इमेज फाइल होगी तभी वो उसको अपलोड कर सकेगा। कंट्रोल टू वैलिडेट मैंने वहां पे छोड़ दिया है, चलो ओके मैं कर देता हूँ यहाँ पे।
तो ये जो कंट्रोल टू वैलिडेट है, चलो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करके चलो यहाँ पर पेस्ट भी लगा दे रहा हूँ, अभी सही है। मुझे यहाँ पे क्या चेक करवाना है कि मैं सिर्फ इमेज को ही अपलोड करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। तो वैसा ही चेक कराने के लिए देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले एक्सटेंशन फाइंड करवाऊंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइम का वेरिएबल ले लिया, जिसका नाम मैंने दे दिया ext, एक वेरिएबल ही है, शॉर्ट वेरिएबल बनाया है। अब यहाँ पे देखना आप लोग सिस्टम डॉट आईओ डॉट पाथ डॉट एक्सटेंशन, क्या लिख दिया मैंने, गेट एक्सटेंशन, और जिसके अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा fup फोटो डॉट फाइल नेम। तो इससे क्या होगा कि वो मुझे इसका एक्सटेंशन ला के दे देगा कि जो भी फाइल अपलोड करा रहा हूँ, क्या वो डॉट जेपीजी है, क्या वो डॉट पीएनजी है, क्या वो डॉट जेपीजी है। अगर ये 3 फाइल होती है तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, वरना उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो उसी को यहाँ पे चेक करने के लिए देखो मैं यहाँ पर वापिस से लिख रहा हूँ txt डबल इक्वल डॉट जेपीजी, यहाँ पे मैं ऑल लगा रहा हूँ, देखो इसका मतलब कि अलावा। यहाँ पे वापिस से क्या कर दूंगा png, उसके बाद यहाँ पे वापिस से हम लोग क्या लिख देंगे डॉट जेपीईजी। हो गया इतना। अब ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ये चीज होती है तो फिर मैं यहाँ पे बोल दूंगा उसको इज वैलिड इक्वल टू, अगर नहीं होता है तो इसके बिल्कुल नीचे हम लोग यहाँ पे लिख भी देंगे args डॉट इज वैलिड इक्वल टू। आया समझ में। मगर ये चीज हमारी तभी काम होगी जब हम लोग बटन लेंगे। तो अब लास्ट में हम लोग को बटन भी तो लेना पड़ेगा। तो बटन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसको ऐसा हो तो हम लोग कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग को कुछ रखना नहीं है तो हम सारे पार्ट को रिमूव कर देंगे। यहाँ से बटन ले लो, ये बटन आ गया, btn, हाँ सबमिट लिख दो चलेगा। css क्लास तो मैंने यहाँ पे लिखा है btn प्राइमरी, लिख दो यहाँ पे साइन अप। हो गया ये खत्म। वैसे ही देखो अभी मुझे इसकी क्लिक इवेंट बनानी है तो मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके ये जो क्लिक इवेंट दिख रही है उसको क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आ गया है। जब भी आप कस्टम वैलिडेशन को यूज करो तो सबसे पहली कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि इफ पेज डॉट इज वैलिड, अगर आपका पेज वैलिड होगा, वैलिड कब होगा, जब आपका कस्टम वैलिडेशन वहां से इज वैलिड को ट्रू भेजेगा। अगर वो मुझे फॉल्स भेजता है तो अंदर जो भी बटन में कोड लिखा होगा वो मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन रखी है। और ये जो मेरा कस्टम वैलिडेशन है वो विदाउट बटन यूज नहीं होगा, क्योंकि बटन से ही मेरा पेज सर्वर पे जा रहा है। तो ठीक है, हम इसको एक बार यहाँ पर यूज करने की ट्राई करते हैं। चलो इसमें इसने बोला है फॉर कलर, FUP फोटो के अंदर जो भी लिखा है उसमें मैंने स्पेस शायद नहीं दी हुई है। जरा देखो फॉर कलर कहाँ है, 2 बार मैंने शायद फॉर कलर लिख दिया होगा, है ना। मैंने 2 बार फॉर कलर लिख दिया इसमें। दो बार यहाँ पे लिख दिया रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट 2 बार लिख दिया है मैंने। हो गया ये, इसको रिफ्रेश कर दिया, देखो ये आ गया। यहाँ पे पूरी चीज मैं इस तरीके से डाल दे रहा हूँ 392001, यहाँ पे हम करते हैं, देखो नीचे आ गया। ये भी हमने सही से डाल दिया। यहाँ पर हम लोग कोई भी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर नहीं सकते, भले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मगर यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर देंगे 2019। निकल गया एरर 123 अब यहाँ पे हम लोग पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करने की ट्राई करते हैं। चलो यहाँ पे इसके पास पीडीएफ फाइल है, क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्या एरर आ गई, ओनली इमेज। आया समझ में जो किया वो। ये मैंने सारे वैलिडेशन कंट्रोल आप लोगों को एक वीडियो में दिखा दिए। अभी और कंट्रोल्स बाकी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये इतने किए वही इतने ASP.NET के कंट्रोल्स है, मगर वैलिडेशन कंट्रोल के साथ ये मैंने आपको दिखा है, जिसको क्या है आपको एकदम परफेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। बराबर, पक्का।
तो ये वीडियो अभी बनने के बाद मंसूर टेलीग्राम पे छोड़ देगा, तो उसको देख लेना, बराबर है। और प्रैक्टिस चालू रखना।